नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गोवा और पंजाब में नामांकन का काम पूरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, भगवंत मान और सिद्धू समेत कई दिग्गजों ने भरे पर्चे। पंजाब की पटियाला शहरी सीट पर दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। जनरल बनाम कैप्टन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की सेंध मारने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। सीटों को लेकर आरएलडी से असहमति। फिलहाल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत जारी। उत्तराखंड में बागियों का दल बदल जारी। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बेटे समेत बीजेपी में शामिल। राज्य के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त। और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र भरे। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन भरने के आखिरी दिन लंबी सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां से पहले ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह यहां के अलावा पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराने आए हैं। आसान मुकाबला है, हम तो इसको हराएंगे अच्छी तरह। तो यही है, तो हमने नॉमिनेशन अभी फाइल किया है और अब बस लड़ाई में पड़ेंगे और बादल को हराएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ जलालाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी पर्चा भर दिया। इस सीट पर वो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ खड़े हैं। भगवंत मान ने दावा किया कि वो यहाँ से आसान जीत दर्ज करेंगे और पंजाब में बेहतरी लाएंगे। मुकाबला हमारा गुंडागर्दी के साथ है, मुकाबला हमारा माफिया राज से है, मुकाबला हमारा करप्शन से है, मुकाबला बेरोजगारी से है, मुकाबला आत्महत्याएं किसान जो कर रहे हैं वो रोकनी है। तो मैं तो सभी को गुड लक बोलूंगा। तो वहीं ताजा कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आखिरी दिन अमृतसर पूर्वी सीट से नामांकन भरा। इसके बाद सिद्धू ने दावा किया कि वो पंजाब की बेहतरी के लिए मैदान में उतरे हैं। ये धर्म की लड़ाई है, भूखों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोते हुओं के हंसने की लड़ाई है, उजड़े हुओं को बसने की लड़ाई है और पंजाब की राह के बाधा को, हर पत्थर को हटाने की लड़ाई है। ये कोई निजी लड़ाई नहीं। पंजाब में मंगलवार तक 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अकेले मंगलवार को ही 573 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार पंजाब में रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और शिकायतों के निपटारे के लिए कई स्तरों पर कोशिशें जारी हैं। साथ ही ड्रग्स और नकदी पर बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ इस पर 3 तरह से कंप्लेन हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो ऑल जो पेपर में कागज में आते हैं उसमें करीब आप समझ लो चिट्ठियाँ हैं, मेल है, कोई आके दे गया, कमीशन को दे गया, वहाँ से आती है। 1000 की कंप्लेंट ऐसी आई है। उसके बाद दूसरी जो कंप्लेंट है वो जो हमारे एक समाधान सॉफ्टवेयर है उस पर आता है, एक कॉल सेंटर पर आता है। डिटेक्शन में एटलीस्ट आई नो 3 केसेस। एक डिटेक्शन हुआ है, बठिंडा में हुआ है, एक बरनाला में हुआ है, कपूरथला में हुआ है, एंड देयर विल बी मेनी मोर केसेस। और डिटरेंस हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को का सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने में they are, I suppose they are playing important role. बाकी we'll get more feedback from you. पंजाब की पटियाला सीट इस बार बेहद रोमांचक मुकाबले की सीट पर उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह यहां से मैदान में हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। विपक्षी पार्टियों ने भी पटियाला शहरी सीट पर पूरा जोर लगाया हुआ है।
पंजाब विधानसभा के चुनाव में इस बार पटियाला शहर विधानसभा सीट आकर्षण का केंद्र बन गई है और इसकी वजह है भूतपूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह का कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना। लेकिन जनरल बनाम कैप्टन कही जाने वाली ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलबीर सिंह के चलते और दिलचस्प हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जनरल जे सिंह के उतरने से यहां चुनाव नाक की लड़ाई बन गया है, लेकिन कैप्टन को फिर से जीत की उम्मीद है। He's just a upstart in politics. He knows nothing about politics. He knows nothing about Patiala. He can do what he likes. He's getting no support in Patiala, and he will be cut a very sorry figure when the final results come out. जनरल जे सिंह का ये पहला चुनाव है और वो पटियाला में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अमरिंदर सिंह ने यहाँ कोई काम नहीं किया। I'm shocked that he doesn't even come to this town. As Chief Minister, he did nothing much for Patiala, and he hasn't been here. People say he had not been on the streets or gullies of Patiala like I have come here. He will not come. मामला सिर्फ कैप्टन बनाम जनरल तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार पंजाब चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। उसने 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव जीता था और बलबीर सिंह को टिकट देकर वो फिर से जीतने की जुगत में है। Actually, this battle is not between general and captain. It's a battle of the common man. So I am a common man. The Maharaja, the general, they don't go to the people. They don't talk to the people. So they are fighting the battle in the TV studios, whereas I am fighting it in the streets. पटियाला के लोग अपने मुद्दों के समाधान के खातिर हर तरफ नजर गड़ाए हैं। उनके पास पब्लिक के लिए वैसे ही दिखाने के लिए, बातें करने के लिए मुद्दे होते हैं, बट पब्लिक का मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज है उसके लिए वो कोई काम नहीं करता। देखते हैं जी, लेट्स सी। होप तो होती है हर जो नया बंदा आता है, बट एक्चुअल में काम होता है या नहीं होता ये तो बाहर की बात है। जनरल साहब अभी नए हैं, वो भी अच्छे इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर अभी नया चेहरा है ना लोगों के लिए। तो सियासत में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं ना उनका, राजा साहब के शुरू से चल रहा है। पंजाब में शुरू से ही पटियाला शहर सीट को बेहद अहम माना जाता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन जुनैद खान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटियाला। और अब बात गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। बुधवार दोपहर 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। गोवा में कुल 405 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा। इसके अलावा अग्नल फर्नांडीज, रामकृष्ण जालमी ने भी अपने पर्चे दाखिल किए। 2 दलों की तरफ से नामांकन पत्र देने की बहस वजह से जोन्स डिसिल्वा का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। राज्य में नामांकन पत्रों की जांच 19 जनवरी को की जाएगी। वहीं उम्मीदवार 21 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। 4 फरवरी के दिन मतदान होना है, जिसके बाद 11 मार्च को मतगणना होगी। रविंद्र सिंह चौरान हमारे संवाददाता गोवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, नामांकन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं वो क्या हैं इस बार गोवा में? जी देखिए दीपक, गोवा का जो चुनाव है बाकी जो इलाकों के चुनाव है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वो मुद्दे नहीं हैं जो दूसरे राज्यों में हमारे सहयोगी बता रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं वो विशेष राज्य का दर्जे का एक मुद्दा यहाँ पर है कि जो गोवा की कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके अलावा भाषा का एक मुद्दा यहाँ पर है।
अनएम्प्लॉयमेंट भी इस बार बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। इसके अलावा क्योंकि टूरिज्म का यहाँ पे बहुत बड़ा बेस है और टूरिज्म को जो इफेक्ट हुआ है थोड़ा बहुत डीमोनेटाइजेशन के चलते, वो एक बड़ा मुद्दा बन के यहाँ पे उभरा है। इसके अलावा कसिनो जो कल्चर है, वो कसिनो यहाँ पर पिछले 5-7 साल में बहुत खूब गति से उभरे हैं। उनकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो कि हमेशा यहाँ पर एक इग्नोर्ड सेक्टर रहा है, लेकिन वहाँ में जो किसान है वो थोड़ा सा परेशानी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सरकार की तरफ से कुछ नीतियाँ ऐसी नहीं आई हैं कि उनको किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। बड़े बड़े यहाँ पर कोई कॉलेजेस नहीं खोले गए हैं। इंडस्ट्रीज की भी थोड़ी सी समस्या है। माइनिंग सेक्टर जो एक लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसका जो एक रोजगार का बड़ा साधन था यहाँ पे, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन के उभरा है। कुल मिलाकर इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल इस बार पार्टी में है, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खास बात इस बार तो देखी जा रही है कि गोवा के पूर्व सरसंघ चालक जो थे, संघ चालक जो गोवा के थे, सुभाष वेलिंगकर, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपनी ताल ठोकी है। शिवसेना और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कुछ दूसरे साथी जो उनके वायबल अलायंस बना है, उसके साथ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी नया इंट्रेंट है जो कि इस बार चुनाव में है, और उन्होंने जिस तरीके के मुद्दे उठाए हैं उसके बाद जनता के बीच वो जा रहे हैं, तो मुद्दों के बारे में नजरिए सब से लोगों काफी की दिलचस्प दिलचस्पी है चुनाव कि है। ये किस बहुत तरह बहुत की शुक्रिया रविंद्र बातें इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर अभी हालात साफ होते नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता हैं जिनकी पार्टी को लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच सीट बंटवारा तकरीबन हो चुका है, लेकिन गठबंधन में शामिल होने वाली दूसरी पार्टियों को लेकर हालात बुधवार को भी साफ नहीं हो सके। कहा जा रहा है कि अजीत सिंह की आरएलडी जितनी सीट मांग रही है उतने पर ना तो कांग्रेस राजी है और ना ही समाजवादी पार्टी है। उसमें चर्चा होती है, अलग अलग लीडरों से चर्चा होती है, कंसल्टेशन होती है, लोगों से, स्टेट के लीडरों से कंसल्टेशन होती है। ये चलेगी 1-2 दिन। अभी उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा बिल्कुल कांग्रेस एंड एसपी। तो निश्चित। और कितनी सीटों पर ये अभी नहीं, अभी चर्चा है। इधर कई नेताओं की पार्टी को लेकर भी अटकलें तेज हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पार्टी में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी से नाराज बताए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनकी अध्यक्ष से भी हमने कहा था कि ये आपके खानदान का बड़ा नुकसान है, आप उन्हें वापस लें। दोनों ने बात नहीं मानी और दोनों का नुकसान। राजनीति में किसी को कमजोर समझ लेना ये सियासत की गलती है। इतनी बड़ी जगह तक लीडर अपोजिशन तक वही लोग पहुंचते हैं जिनका जनाधार। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर अगले 2 दिन में स्थिति साफ हो सकती है। बुधवार को समाजवादी पार्टी में इसे लेकर बैठक होती रही। इस बीच पार्टी में मुलायम सिंह के सुझाए उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के कई इलाके बिजली को तरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में कई गांव विद्युतीकरण के इंतजार में हैं। इस बार बिजली सप्लाई यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। यह है अकबरपुर नगर पालिका इलाके का वार्ड नंबर 24। चौखड़िया पूर्वा नाम का यह इलाका जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर है। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इलाके में बिजली के कुछ खंभे जरूर लगवाए हैं, लेकिन यहां बिजली आज तक नहीं पहुंची है। जिस कंपनी को यहां विद्युतीकरण का काम दिया गया था, वो आधा अधूरा काम छोड़कर भाग गई है। हमारे गांव में भैया न बिजली है और खम्मा गड़ान साल भर बीत गया, न हमें तार खिंचाए, न कुछ, न क्यों देखे आवे कि कहाँ का मरत है कि जियत है कि का होत बा। भैया कुछ ना व्यवस्था है, चंदा लगाई के तब जाए के अधूरा खिंचाई गया। हमारे सबके चंदा लगा लगा खम्मा लगवाए है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जिले में
प्रथम चरण के लिए करीब 2500 मजरों का चयन किया गया था। कागजों में अकबरपुर, जलालपुर, भीटी, कटेहरी, टांडा, बसखारी और रामनगर ब्लॉक 2240 मजरों में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। लेकिन हकीकत इसके उलट है। ज्यादातर जगह अभी तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। जो काम हुआ भी है उसकी गुणवत्ता पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह बिजली विभाग ने बिना सप्लाई दिए ही लोगों के पास बिल भेज दिए हैं। फर्स्ट फेज में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2240 मजरों में कार्य जो है हुआ है। मार्च 16 तक कार्य कंप्लीट हुआ है और इस समय उनकी जो इंस्पेक्शन है वो चल रहे हैं। जो भी शॉर्ट कमिंग आ रही हैं, कमियां आ रही हैं, उनको रिमूव किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में ही ग्राम ज्योति योजना के दूसरे चरण के लिए 2678 मजरों का चयन हुआ है। लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये काम जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है और वो चुनाव में इसका हिसाब बराबर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात उत्तराखंड की। कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि पार्टी में बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष है। कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र रोहित शेखर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। टिकट से भी बढ़ के हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अमित शाह जी से हमने यही कहा कि हमें सच्चा सम्मान मिले, हमारे माता पिता को सम्मान मिले, हम ये ज्यादा चाहते हैं। हालांकि बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी में तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया? आपने किसी को मौका नहीं दिया और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। हालांकि बीजेपी ने बागी नेताओं को मना लेने का दावा किया है। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी बताया है। बोलते कुछ है और करते कुछ है। कहते हैं कि देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बिना कांग्रेसियों के उनका काम नहीं चल रहा है। वो करने में और कहने में इसी तरह का फर्क रहा तो हर अपने मुद्दे पर फेल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम राज्य का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है। एनडी तिवारी के पार्टी छोड़ने से जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी में बाहरी दिग्गज नेताओं की फौज इकट्ठा होने से मुश्किल खड़ी हो गई है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और नवविक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवविक्रम, दो बड़े महत्वपूर्ण वाकये हुए हैं आज उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव के संबंधित। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त खुद राज्य के दौरे पर है और दूसरा एनडी तिवारी का बीजेपी में जाना। किस तरह से देखा जा रहा है दोनों पार्टियों के लिहाज से? जी, एनडी तिवारी की अगर बात करें तो पार्टी में इसको लेकर पहले से जो राजनीतिक उथल पुथल थी वो अब एक तरह से सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो जमीनी कार्यकर्ता है वो ये कह रहा है कि हम हरक सिंह रावत के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, हम यशपाल आर्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, विजय बहुगुणा के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब उनके समर्थन में कैसे वोट मांग सकते हैं? तो ये एक तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो यहाँ पर जो नेता थोप दिए हैं उससे जमीनी कार्यकर्ता बड़ा मुश्किल में है और नाखुश भी है।
अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे की अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहां दौरा किया है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो चमोली जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर उत्तरकाशी जैसे इलाके हैं, केदारनाथ के इलाके, वहां पर उस टाइम 15 फरवरी के आसपास बर्फ पड़ेगी। ऐसे में किस तरीके से पूरे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, कैसे इंतजाम किए जाए, ये इस चीज को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तराखंड का दौरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मणिपुर। डेढ़ दशकों तक अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला अब विधानसभा चुनाव के रास्ते मणिपुर की तकदीर बदलना चाहती हैं। सशस्त्र सुरक्षा बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा को खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन लोगों के समर्थन के लिए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी उनके एजेंडे में शामिल है। पीपल्स रिसर्जेंट एंड जस्टिस अलायंस यानी प्रजा, ये नाम है इरोम शर्मिला की पार्टी का। मणिपुर में 40% मतदाताओं की उम्र 18 से 25 साल के बीच है और प्रजा पार्टी की नजर इन्हीं युवा मतदाताओं पर है। इरोम शर्मिला की पार्टी इस चुनाव में जातीय संघर्ष और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आफ्स्पा हटाने को लेकर है। As for me, I want to focus on AFSPA repeal the draconian law in a democratic country. I mean, focus. मणिपुर में इस बार प्रजा पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर जनता का भरोसा जीतना चाहती है। पार्टी को अपने प्रचार पर पूरा भरोसा है। We have a very organic campaign. We don't believe in grand shows or grand rallies just to give a very fake, buzz about mobilization. We are going door-to-door campaigning. We're sharing our pamphlets with each and every voter that we meet. फिलहाल फंड के लिए पार्टी सोशल मीडिया और गली गली अपील कर रही है ताकि बड़ी पार्टियों से डटकर मुकाबला कर सके। मणिपुर में प्रजा पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रयोग को दोहराना चाहती है। इरोम शर्मिला के बारे में खास करके युवाओं में आकर्षण भी है, लेकिन विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक झड़पों और पैसे के बाहुल्य के बीच यह पार्टी कितनी सफल हो पाएगी, यह आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। मणिपुर में चुनाव सर पर हैं, लेकिन नगा काउंसिल ने जो वहां नाकेबंदी की है उसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने नाकेबंदी के बाद पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया, जो इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है। यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक पेट्रोल पंप का नज़ारा। आप देख रहे हैं इतनी लाइनें, जहां स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सारे खड़े हैं पेट्रोल लेने के लिए। हुआ यह है कि यूनाइटेड नगा काउंसिल ने यहां इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आर्थिक नाकेबंदी लगा ली है, लेकिन उसके पहले का कहानी यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने अचानक एक ऐसी घोषणा की जिसके कारण लगा लोगों के अंदर काफ़ी क्षोभ उत्पन्न हुआ और उनका कहना है कि ये जो 7 नए जिले स्थापित करने की मणिपुर सरकार की जो घोषणा है उस घोषणा का विरोध करते हैं। लेकिन आम जनता के बीच में इसे लेकर क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने देर से आप क्यू में खड़े हैं, लाइन में? मैं 7 बजे से। 7 बजे से आप लाइन में खड़े हैं? हाँ। ये क्यों हो रहा है ये सर? ये मणिपुर में तेल का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेट चल रहा है ना, इसीलिए। तो ब्लॉकेट के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ, ये बताइए। ब्लॉकेट के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब वो तो पता ही नहीं है। मतलब ये परेशान तो बहुत हो रहा है मणिपुर का जो पब्लिक वाला को, इसको थोड़ा ठीक करने से बहुत बढ़िया होगा। तो यह स्थिति उस समय है जब चुनाव का माहौल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मार्च में चुनाव होना है, लेकिन समस्या यह है कि लोग इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने नाकेबंदी की है या सरकार है, वो इस बात को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई इस तरह का समाधान निकाला जाए ताकि जनता को किल्लत नहीं हो। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इम्फाल से अखिलेश सुमन। तो इसी के साथ लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।